सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आपका आज के 8 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा रहे होंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ भी हमारे सामने जो तस्वीर आ रही है वो G20 को लेके है। राष्ट्रों की संप्रभुता व अखंडता के लिए प्रतिबद्धता जरूरी। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी ने बृहस्पतिवार को सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को मजबूत करने के लिए सभी की प्रतिबद्धता और संयुक्त प्रयासों की वकालत की। आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोदी ने यह भी कहा कि भारत का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता प्रभावी होना चाहिए और यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अनुरूप होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने संपर्क, व्यापार और डिजिटल बदलाव जैसे क्षेत्रों में भारत आसियान सहयोग को मजबूत करने के लिए 12 सूत्री प्रस्ताव पेश किया और साथ ही कोविड-19 महामारी के बाद एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था बनाने का आह्वान भी किया। इस 12 सूत्री प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की वित्तपोषण और साइबर दुष्प्रचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने का भी आह्वान किया। इंडोनेशिया की राजधानी में आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में मोदी ने दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, पश्चिमी एशिया, यूरोप को जोड़ने वाले एक मल्टी मॉडल संपर्क और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया और आसियान देशों के साथ भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रा को साझा करने की पेशकश की। बहुत ही अच्छा प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। 12 पॉइंट एजेंडा है आसियान का, जिससे बातचीत हुई है। आदित्य ने ली सेल्फी भारत की, मतलब पृथ्वी की चंद्रमा के साथ। ये पीछे जो चंद्रमा है छोटा सा, और ये हमारी पृथ्वी है, सबसे प्यारी पृथ्वी। चंदा मामा और सूरज चाचा आगे आते हैं। सहयोग का सफर, दक्षिण एशियाई देशों के संगठन आसियान भारत ने शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक बार बेहतर ग्रह बनाने के लिए विभिन्न देशों के नेताओं के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लगाया। भारत इस सम्मेलन को सह अध्यक्ष है। आसियान के साथ साथ भारत का संबंध यूरोप के साथ मिलकर काम करने और आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के संकल्प से जुड़ा हुआ है। दरअसल विकसित कहे जाने वाले देश जिस तरह दुनिया पर अपना आर्थिक एक अधिकार जमाने की रणनीति बनाते रहे हैं, उसमें विकासशील और अविकसित देशों की क्षेत्रीय पहचान पर भी संकट गहराता गया है। ऐसे में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने अपनी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और एकजुटता कायम करने के मकसद से ये संगठन बनाया था आसियान। शीत युद्ध समाप्त होने के बाद इस सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती गई और अब ये देश व्यापार दृष्टि से खासी अहमियत हासिल कर चुके हैं। आसियान के साथ भारत का जुड़ाव न केवल व्यापारिक मकसद से बल्कि पूर्वोत्तर में संतुलन साधने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आसियान और G20 की भारत की स्थिति यही मामले में निर्णायक है। ऐसे इसलिए भी है कि दक्षिण एशिया में भारत की एक ऐसी देश है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। हालांकि आसियान के पूर्व संगठन से चीन और रूस के भी जुड़ाव हैं, मगर जो भूमिका भारत निभा पाता है वह इन देशों के अपेक्षित नहीं है। भारत के साथ साउथ एशियन देशों की निकटता इसलिए भी है क्योंकि इनके आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना काफ़ी मेल खाता है और भारत न केवल उनकी व्यापारिक गतिविधियों बल्कि क्षेत्रीय अस्मिता को भी पोषने में मदद करता है। आसियान ने भारत की महत्वपूर्ण होती गई भूमिका एक तरह से चीन, रूस और अमेरिका से देशों के लिए संकेत भी है। व्यापारी बाजार के लिए उन पर निर्भर नहीं रहेंगे, मगर आसियान का उद्देश्य आर्थिक महाशक्तियों की इस तरह चुनौती देना नहीं, बल्कि उन्नत राष्ट्रों के साथ रिश्तों को मजबूत बनाना और शांतिपूर्ण ढंग से मतभेदों को दूर करना है। बहुत ही अच्छा लेख है। अगला लेख आता है स्वागत का सलीका। नए सत्र में दाखिला लेने वाले छात्रों के साथ परिचय और मिलने जुलने के नाम पर वरिष्ठ छात्रों को बदसलूकी यानी रैगिंग, हम जानते हैं रैगिंग का बड़ा केसेस आए हैं हाल ही में न्यूज़ में। रैगिंग को लेके खासकर जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र ने सुसाइड कर लिया था और बहुत केस भारत में निकल के आ रहे रैगिंग के, जो कि एक पूरी तरह बैन होने के बाद भी बंद नहीं हुई है। विद्यार्थियों ने इस संबोधित वचन पत्र भरवाए जाते हैं।
इस बावजूद रैगिंग का रोग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले महीने वहाँ के वरिष्ठ छात्रों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करें यहाँ पे IIT नए आए छात्रों के बंद कमरे में देर तक मुर्गा बनाकर रखा। इसके चलते कई छात्र दहशत में आ गए। छात्रों का कहना था कि ऐसा उन्होंने नए छात्रों के साथ मेलजोल बढ़ाने के लिए किया था। इस घटना की सूचना जब IIT प्रबंधन को मिली तो उसने खबर को दबाए रखा और अपने स्तर से गहन जांच कराई। अब करीब 75 छात्रों के खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की गई है। कुछ को 6 महीने के लिए संस्थान से बाहर कर दिया गया है तो कईयों पर 15-15 हज़ार जुर्माना लगाया गया है। निसंदेह IIT मंडी के प्रबंधन ने इस कदम से संबंधित छात्रों को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और दूसरे संस्थानों के छात्रों को भी इससे सबक मिलेगा। दरअसल कुछ साल पहले तक शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग और चलन अंत का पर्याय बन चुका था। ये रिवायत सी बन गई थी कि पुराने छात्र नए छात्रों से परिचय के नाम पर उन्हें प्रताड़ित करते थे, उनसे अशोभन हरकतें कराते, उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते थे। तमाम शैक्षणिक संस्थान भी इसके एक आम चालन की तरह स्वीकार कर लेते थे, मगर इसके चलते बहुत सारे कोमल मन विद्यार्थी दहशत में भरते थे। उनके छात्रों ने रैगिंग के पीछे चलते खुदकुशी तक कर ली। जब सिलसिला बढ़ता गया तब अदालतों की संज्ञान लेना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती के बाद शैक्षणिक संस्थान में अपना जिम्मेदारी का एहसास हुआ। रैगिंग करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाने लगी। जो छात्रावासों से वैसी गतिविधियों की चोरी छिपे चलती रही। दरअसल पुराने छात्रों ने रैगिंग की एक तरह से अपनी मनोरंजन और अपने कुंठा निकालने के माध्यम बना लिया था। इस पर कठोरता पे रोक लगाने के प्रयासों से काफ़ी हद तक ऐसी गतिविधियां रुकी हैं, मगर IIT मंडी की घटना से जाहिर है कि ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। अच्छा लेख है बहुत। शिक्षा में अव्यवस्था की परतें। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कक्षाओं के बच्चों में बुनियादी गणित की समझ के स्तर में 18 के मुकाबले ज़बरदस्त गिरावट आई है। दुखद है कि नई तकनीकों के विकास, ज्ञान एक नए क्षेत्रों में संचालन के नए नए तरीकों के बावजूद अनेक बच्चे मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल को सही ढंग से सीखे बिना ही जबरन 8वीं कक्षा तक पहुंच जा रहे हैं। इससे भी ज़्यादा चिंताजनक ये है कि देश भर के ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 3 के छात्रों को पढ़ाने की क्षमता में ज़बरदस्त गिरावट दिखी है। केवल 2.5% छात्र कक्षा 2 की पुस्तक पढ़ सके। भारी भरकम राशि खर्च करने के बावजूद अगर सरकारी स्कूलों की दशा नहीं बदली है तो स्वाभाविक है कि ठीक तरह राज्य सरकार और प्रशासन के सर फोड़ा जाता है। पगार के मामले में सबसे अच्छी हालत औसतन सरकारी शिक्षकों की है, मगर पढ़ाई के मामले में ये निजी स्कूलों के कम पगार वाले शिक्षकों के मुकाबले फसीदी हो क्यों रहते हैं। देखिए हम जानते हैं कि कैसे गवर्नमेंट में हर कोई जाता है टीचर बनने के लिए, कि हर कोई तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ लोग विशेषकर, कि भैया बढ़िया सैलरी मिलेगी, बढ़िया सेटलमेंट लाइफ का हो जाएगा, शादी वादी हो जाएगी, सब बढ़िया, वो सब ठीक है। पर हो क्या रहा है ना कि इतनी बढ़िया बढ़िया सैलरी मिलने के बाद, सेटअप बढ़िया मिलने के बाद, सुविधा मिलने के बाद जो इन्हें मेन काम करना चाहिए, जो डिलीवर करना चाहिए छोटे छोटे बच्चों की तरफ, क्वालिटी एजुकेशन, वो नहीं देखा जा रहा है। इवन बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल से छोड़ के प्राइवेट में एडमिशन करा रहे हैं। इनसे टूटते विश्वास की वजह जानकर भी जिम्मेदार लोग अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जो गलत है। संबंधित महकमों में क्यों कभी इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की, और अगर जानने भी गए तो क्यों चुप रहे। बदलते माहौल में सुधारों के बावजूद सरकारी स्कूल, चाहे वे प्राइमरी हो या पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक, के बदलाव क्यों नहीं आए। इसके लिए ये स्कूल खुले। सच तो ये है कि भर्ती होने से पहले तक शिक्षक तरह तरह के ख्वाब पाले देश के लिए कुछ कर गुजरने और नए शिक्षितों की फौज खड़ी करने के जज्बे से भरे नजर आते हैं, और जैसे ही उन्हें ये गुरुतर दायित्व मिलता है वह भी उसी पुराने डर्रे पर चलना शुरू कर देते हैं। इसी सांचे को समझने और तोड़ना होगा। भला इन हालात में कैसे सरकारी स्कूलों पर टिके नौनिहालों की तकदीर बदली जा सकती है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि कई राज्यों के सरकारी विशेषकर प्राथमिक स्कूल में मुख्य रूप से कमज़ोर तबकों के बच्चे पढ़ते हैं। ये भी सही है कि गाँव में बच्चियों को बजाय पढ़ाने के उनकी शादी करा देना प्राथमिकता होती है। इससे उनकी शिक्षा महज औपचारिक से ज़्यादा कुछ नहीं रहती। सरकारी स्कूल भवनों की मरम्मत, रंगों की व्यवस्था बेहद लचर होती है। बड़ी तादाद में स्कूल भवनों को तस्वीर भी सामने आती हैं जो खंडहर के जीर्ण शीर्ण हालात में हैं।
शिक्षा की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट देखिए, हम जानते हैं कि एनुअल जो स्टूडेंट रिपोर्ट होती है, जैसे हम कहते हैं साथियों ASER, अनुसार ASER के जारी हुए 8 माह बीत चुके हैं, मगर हर बार इसके अध्ययन से उजागर नई नई सच्चाई कचोटती हैं। 616 जिलों के 19,000 गाँव को में लगभग 7 लाख बच्चों पर हुए इस सर्वेक्षण में अनेक तलख सच्चाइयाँ हैं। इससे प्राथमिक कक्षाओं वाले 17,000 सरकारी विद्यालय शामिल थे, जिनमें 9,577 प्राथमिक तथा 7,425 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। हालांकि सुकून की बात है कि सरकारी स्कूलों में 16 वर्ष में पहली बार दाखिले में तेजी दिखी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की बुनियादी साक्षरता स्तर में ज़बरदस्त गिरावट आई है। बच्चों को पढ़ने की क्षमता अंकई कौशल की तुलना में बहुत तेज़ी से असंतुलित हुई है। स्कूलों में सीखने की दक्षता सबसे आवश्यक है। मौजूदा व्यवस्थाओं पर भी गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या और कैसे सुधार होना चाहिए, ये एक खुली किताब है। प्राथमिक विद्यालय जाने की आयु वाले करीब सारे विद्यार्थी फिर से स्कूल तो जाने लगे हैं, लेकिन वर्तमान शिक्षण प्रणाली से निराश हैं, क्योंकि उनमें सीखने की प्रवृत्ति घटी है। बुनियादी सुविधाएं ना होने से समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है। जहां प्रशिक्षित और योग्य शिक्षक ही नहीं है स्कूलों में। भारत में लगभग 1.2 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। दूसरी समस्या क्या है? राजनीतिक दखल और अफसर बाबुओं की सांठगांठ से सरकारी शिक्षक गांव के बजाय नगर, कस्बे और शहरों में पलायन की जुगाड़ में रहते हैं, जिससे आई विसंगति भी चिंता का विषय है। जब तक तैनाती में असंतुलन और शिक्षकों से बाबूगिरी कराने का ढर्रा नहीं बदलेगा, यकीनन शिक्षा का मौजूदा परिवेश नहीं बदलेगा। बहुत ही अच्छा लेख है। लापरवाही की लत, ये लेख अपना पढ़िएगा, ये बड़ा अच्छा आता है। ये फिलोसफिकल लेख होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। G20 को लेके, तैयारियों को लेके ये आपके आर्टिकल है, इसका अध्ययन आप खुद करिएगा। जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि हमारा जो एनालिसिस करने का जो टारगेट है, वो कोई अखबार ख़त्म करना नहीं है, कोई आपके लिए कोई 100% नोट्स प्रोवाइड कराना। हमारा टारगेट है कि आपको अखबार का जो पढ़ने का डर है वो ख़त्म करना है। बाकी अखबार का अध्ययन आप खुद करेंगे, तभी आपके अंदर लिखने के लेकर, आपके अंदर आंसर राइटिंग को लेकर कुछ गुण डेवलप होंगे, है ना। सुतीर्था मुखर्जी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाले खिलाड़ी को हराया। भारत के सुतीर्था मुखर्जी ने गुरुवार को यहां अपने अधिक रैंकिंग खिलाड़ी को जुयू चैन को हराकर एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अब ये ध्यान रखना कि मुखर्जी साहब कौन से खेल के हैं, टेबल टेनिस के हैं। कभी कभी रैंडमली क्वेश्चन आ जाते, करंट अफेयर के आते हैं ना, हम सोचते सर ये खिलाड़ी कहाँ था, हमने पढ़ाई नहीं कहीं पे भी। साथियों टेबल टेनिस के हैं, ये ध्यान रखना। मुखर्जी, ये मुखर्जी। अल्काराज और मेदवेदेव अमेरिकन ओपन के सेमीफाइनल में। US ओपन चल रहा है अभी साथियों। दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी अल्काराज और रूस के तीसरे वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव ने मौसम की विकट परिस्थितियों के बावजूद सीधे सेंटो में जीते दर्ज करके अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां वह एक दूसरे के सामने सामने होंगे। US ओपन चल रहा है अभी, US ओपन। अल्काराज और मेदवेदेव आगे आ गए हैं। आज के लिए इतने साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। कल फिर आते हैं एक नई वीडियो के विश्लेषण के साथ।